तो चलिए अब सीधा मैं रामलीला मैदान का ही रुख कर रही हूं, जहां पर आज ये पेंशन शंखनाद रैली, ये महाजुटान देखने को मिल रहा है। वहीं से सीधा मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं, उनके साथ वो तमाम सरकारी कर्मचारी भी वहां पर मौजूद होंगे। तो राजीव, मैं सबसे पहले आपसे, क्योंकि ओपीएस एनपीएस को लेकर अंतर क्या है, फर्क क्या है, ये हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब चुनावी समर है और सीधा सीधा हर मुद्दे का कनेक्शन लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जाता है, तो मैं ये समझना चाहूंगी, राज्यों में जहां विधानसभा चुनावों में एक तरह से खास तौर से कांग्रेस के लिए जब एक रामबाण की तरह यह मुद्दा साबित हुआ है, तो वहीं अब कहीं ना कहीं दबाव बीजेपी पर भी है, सत्ता पक्ष पर भी है, जो कि कमेटी बनाकर समीक्षा करने की बात करती है। उनके ही कई ऐसे सहयोगी हैं कई राज्यों में, उनके ही कई ऐसे नेता हैं जो ओपीएस का समर्थन करते नजर आते हैं, यानी हाँ ना वाली कंडीशन में यहां बीजेपी दिख रही है। तो ऐसे में यह किसके लिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल एडवांटेज बनती नजर आएगी अगर हम 2024 की अगर हम बात करें तो? देखिए पूजा, पहले तो मैं ये बता दूं कि अभी मैं रामलीला मैदान पहुंच नहीं पाया हूं, थोड़ी दूर पर हूं। हालांकि रैली भी 11 बजे के बाद शुरू होगी और देश भर से सरकारी कर्मचारी और शिक्षक इसमें जुटने की संभावना है और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 लाख या उससे ज़्यादा सरकारी कर्मचारी यहाँ पर आएंगे और ये पेंशन शंखनाद रैली करके इसका नाम रखा गया है। मूल बात यह है कि एक लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों में ये भावना 2004 में जो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करके एनपीएस शुरू कर दी गई, पहले कुछ वर्षों तक कर्मचारियों को ये पता नहीं चला। बाद में उसके लाभ हानि को देख करके उन्हें लगा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा देती है, ज़्यादा स्थायित्व वाली है और उसके बाद समय समय पर ये डिमांड, ये मांग तेज होती गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो राज्यों ने चुनावी दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से कुछ घोषणाएं की और कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का, 5 राज्यों में आप देखिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, उन्होंने ऐलान कर दिया, शुरू कर दिया। तो इससे बाकी राज्यों में और बाकी देश में एक लोगों को एक उम्मीद है और एक मांग बहुत तेज़ी से ओपीएस की शुरू हो गई है। देखिए अभी जब हम बात कर रहे हैं, अभी आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी वेंसडे को, बुधवार को एक एनपीएस को हटा करके उन्होंने गारंटी स्कीम, पेंशन गारंटी स्कीम जो बहुत हद तक ओपीएस की तर्ज पर है, वो उन्होंने शुरू कर दिया है और बिल पास भी कर दिया है विधानसभा ने, क्योंकि वहाँ भी चुनाव होने हैं। तो जब चुनाव आता है तो सरकार पर और राजनीतिक दलों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए, जो भी जनमत बनाने के लिए इस तरह की डिमांड उठती है। सरकारी कर्मचारियों को लगता है कि 2024 का मामला सामने है, कई राज्यों में चुनाव सामने हैं, तो ये पार्टियों के ऊपर एक दबाव बनेगा और इसलिए उसको ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं कई बार आपके कार्यक्रम में कहा भी हूँ कि एक समान सिविल संहिता भारतीय जनता पार्टी का अगर 2024 के चुनाव में पहला चुनावी मुद्दा होगा, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन भी ओपीएस को एक मुद्दा वो अपनी तरफ से बनाएगा। हालांकि सवाल ये है कि 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार केंद्र में रही और आर्थिक सुधारों और तमाम पैरवीकार और कांग्रेस की जो आज राज्यों में ओल्ड पेंशन शुरू कर रहे हैं, वो मनमोहन सिंह सरकार 2004 के आते ही उसने ख़त्म क्यों नहीं किया और 14 तक उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया। और तब भारतीय जनता पार्टी ने जब फैसला लिया था, तब कांग्रेस पार्टी और सारे राज्यों के ऊपर जब ये लागू हुआ पूजा, तो सारे राज्यों पर पहले ऐच्छिक था, वॉलंटरी था कि आप चाहें तो इसको अपनाएं, न चाहें तो ना अपनाएं। ज़्यादातर राज्यों ने अपना लिया और उसके बाद कंपलसरी कर दिया बाद में, जब राज्यों ने ज़्यादातर अपना लिया तो कुछ राज्यों ने विरोध किया, लेकिन बाद में वो भी आ गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 20 साल पहले अथॉरिटी बन गई थी, राज्यों का पैसा वहाँ जो पुरानी और नई पेंशन में मोटे तौर पर सामान्य आदमी के समझने के लिए यही है कि अगर ओल्ड पेंशन में आज मान लीजिए मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है और मैं रिटायर होता हूँ, तो मुझे अगले महीने से 50,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में मेरी बेसिक सैलरी का 14% मुझसे काटा जाएगा और 14% एम्प्लॉयर, अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है या सेंट्रल, तो 14% वो देंगे और उस कटे हुए पैसे को या उस जोड़े हुए पैसे को बाजार में लगाया जाएगा और बाजार के हिसाब से आपकी पेंशन का निर्धारण होगा। आर्थिक सुधारों की वकालत करने वाले लोग ये कहते हैं कि एनपीएस बहुत अच्छा है, लेकिन
इसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। और ओपीएस में महंगाई भत्ता भी उसके साथ साथ जुड़ता जाता है और दूसरे जो फायदे हैं वो ओपीएस के ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी को दोनों में से एक चुनना हो तो एनपीएस मुझे लगता है 99% लोग नहीं चुनेंगे। तमाम तर्क दिए जाते हैं, तमाम तर्क अभी आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो 20 साल पहले राज्यों पर जो पेंशन का भार था वो पेंशन का भार आज की तारीख में 12 गुना 10 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। अब न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के बाद भी पुराने जो एम्प्लॉई हैं उनकी पेंशन का भार करते करते 2004 से 24 में किसी राज्य पे 10 गुना, किसी पे 12 गुना, ऐसे में आर्थिक भार कुछ तो राज्य ऐसे हैं जिसके 75% राजस्व का हिस्सा पेंशन में चला जाता है। तो आर्थिक सुधारों की वकालत करने वाले लोग ये बात कहते हैं कि ये संभव नहीं है और देश बहुत पीछे चला जाएगा। लेकिन मूल बात ये है कि जो ओपीएस की मांग करते हैं उनका ये कहना है कि जब सरकारें लाखों 10 लाख करोड़ रुपए इसी सरकार ने एनपीए माफ़ कर दिया तो ये 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ पेंशन देने से सरकार का क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब सांसद अपनी जितने बार, कुछ राज्यों में नियम है कि जितनी बार आप एमएलए होते उतनी बार की पेंशन आपको जुड़ती चली जाती है। तो इसी तरह से जब सांसद और विधायक 5 साल रहने के बाद आजीवन पेंशन पा सकते हैं तो सरकारी कर्मचारी 30-35 साल, 40 साल नौकरी करता है तो उसके बाद वो पेंशन का हकदार क्यों नहीं है। ये तर्क और वितर्क चलते रहते हैं। कुल मामला ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर मोदी सरकार पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, और आपके इसी मैं तर्क को आगे बढ़ाते हुए मैं राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख कर रही हूँ राजीव, क्योंकि बहुत तर्क वितर्क तो लगातार दिए जा रहे हैं लेकिन कौन सही कौन गलत ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच चुनावी मुद्दा ये जमकर इस पर जो है तमाम बयानबाजी यहाँ पर की जरूर जाती है।